संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। वहीं राज्यसभा में भी शोर शराबा जारी। छह अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएगी से भाजपा। 15 मई से 15 जून तक 1 महीने के लिए बीजेपी सरकार के 9 साल पूरा होने पर पार्टी चलाएगी विशेष अभियान। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने इस तरह के कार्यक्रम चलाने पर दिया जोर। राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान करने के लिए फिर साधा गया निशाना। स्मृति ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री के अलावा कांग्रेस के एक सदस्य ने गांधी परिवार के इशारे पर राष्ट्रपति का भी किया था अपमान। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने बेलूर मठ का किया दौरा। विश्व भारती के वार्षिक दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक आज मुंबई में होगी शुरू। वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने पर होगी चर्चा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। समग्र विकास के लक्ष्यों को हासिल करने पर दिया जाएगा जोर। सभी सदस्य देश सामूहिक भागीदारी पर करेंगे मंथन। अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम की प्रयागराज कोर्ट में पेशी आज। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में आज सुनाया जाएगा फैसला। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अगले संसद सत्र तक नियोजित न्यायपालिका सुधार को स्थगित करने पर जताई सहमति। देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन के प्रमुख ने हड़ताल तुरंत वापस लेने का किया ऐलान। अमेरिका ने किया स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की, जहां आज एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्षी सांसदों ने अडानी समूह के मुद्दे पर सदन में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। टकराव की स्थिति है, लगातार संसद में गतिरोध चल रहा है और ये गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा। और आज भी यही हुआ। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सांसदों के हंगामे के चलते, विपक्ष के सांसदों के हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है लोकसभा का सदन। हालांकि अभी शोर शराबे के चलते राज्यसभा में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन कितनी देर टिक पाती है ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार हम देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। जहां एक और पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है, वहीं विपक्ष अडानी मामले पर और जो हिंडनबर्ग मामला उस पर JPC गठन करने की मांग पर अड़ी हुई है। सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित। तो फिलहाल आपको बता दें कि राज्यसभा में सुचारू रूप से कार्यवाही चल रही है, लेकिन लोकसभा में हंगामे के चलते कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने हंगामा किया और उसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लगातार हमने देखा कि जब से बजट सत्र का ये दूसरा चरण शुरू हुआ है, लगातार गतिरोध बरकरार है। कई बार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी अपील की गई कि सांसद अपनी मर्यादा को समझें। ये सदन चर्चा के लिए है, विमर्श के लिए है, मनभेद नहीं होना चाहिए और यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी, जिसकी वजह से हंगामे की भेंट लोकसभा की अगर हम बात करें उसकी कार्रवाई चढ़ती हुई नजर आ रही है और 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया कार्रवाई को। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि लोकसभा में गतिरोध है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामे के चलते उसे 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। निश्चित तौर पर हम पिछले कई दिनों से इस मौजूदा सत्र में देख रहे हैं कि शुरू से ही जो कामकाज है वो बाधित हो रहा है अन्य मुद्दों के चलते। और
विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। उसके वजह से हमने देखा था कि जो विधायी कामकाज है, खासतौर पर जो बजट पारित कराने की प्रक्रिया, उसमें बिना चर्चा के ही बजट पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की गई। और आज भी हमने सदन में देखा, लोकसभा में वही नजारा देखने को मिला जब हंगामे के वजह से 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हम देख रहे हैं कि सदन के बाहर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने को मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष दल और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को कोई रुचि नहीं है सदन के कामकाज में। तमाम महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होना है और ऐसे विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। सरकार इस कोशिश में एक तरह से दिखाई दी कि सत्ता विपक्ष की बने, जिससे सदन में जो कामकाज है वो सुचारू रूप से आगे बढ़े। लेकिन विपक्षी दलों के रुख के चलते हम देख रहे हैं कि हंगामा लगातार जारी है और एक गतिरोध बना हुआ है लोकसभा में, जिसकी वजह से कामकाज बाधित हो रहा है। तो आज भी हमने देखा कि लोकसभा में कार्रवाई बाधित हुई हंगामे के चलते और 2 बजे तक लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। और वही विकल्प हम लगातार देख रहे हैं शैलेंद्र की विपक्ष का हंगामा जारी है। आसन की तरफ कागज उछाले गए, कुछ इसी तरह का नजारा लगातार हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी सांसद हैं वो वेल में तख्तियां लेकर आ जाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लगातार ये आग्रह किया गया कि आपको मान मर्यादा का परिचय देना है सदन में, लेकिन विपक्ष को लगता है बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, लोकसभा के सभापति ने मौजूदा सत्र में कई बार कहा है कि सभी सांसदों को, सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए और सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा प्रश्नकाल के बाद। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और जिस तरह से तख्तियां लाने का काम विपक्षी सांसद कर रहे हैं उसे लहराया जा रहा है। तो उस पर चेतावनी भी कई बार लोकसभा अध्यक्ष ने दी कि तख्तियां लाना की मनाही है और इस तरह से तख्तियां ना लहराई जाए। लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि लोकसभा में इस तरह का नजारा देखने को मिला कि विपक्षी दल के सांसद तख्तियां लहराने का काम कर रहे हैं, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने पहले कई बार नाराजगी भी जताई। तो निश्चित तौर पर सत्ता और विपक्ष के बीच हम देख रहे हैं कि जो टकराव है वो एक तरह से सदन के बाहर तो काफी दिख ही रहा है, बना हुआ है। सदन के अंदर विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी है, जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है और लोकसभा आज की वजह से 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देख रहे हैं। हमने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को लेकर और जिस तरह से ओबीसी का अपमान राहुल गांधी द्वारा किया गया, लगातार जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका मानना है कि बौखलाहट के चलते इस तरह राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं जो विपक्ष उसका कहना है कि ओबीसी के नाम पर भाजपा ड्रामा कर रही है। ये देखिए आंचल, सभी दल अपने जो उनके जो रुख है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि देखिए, राहुल गांधी ने कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया है जिससे विवाद हुआ है, जिससे एक तरफ से देखें कि इस बात को लेकर आपत्ति उठी है कि आखिर एक परिपक्व नेता इस तरह के बयान क्यों देता है। और इस बार तो मामला बहुत गंभीर था जब लंदन में उन्होंने बयान दिया और जिसकी वजह से हमने देखा कि सत्ता पक्ष ने उनसे माफी की मांग की। और इस बीच एक जो मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उस पर न्यायालय ने उन्हें दोषी भी करार दिया, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई लोकसभा की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल आक्रामक है, सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि न्यायालय से जुड़ा मामला है, इसमें सरकार का क्या लेना देना है और आखिर एक व्यक्ति के लिए संसद क्यों नहीं चलने दी जा रही है। और कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से कोई दोषी करार दिया गया और उसके बाद उसकी सदस्यता गई हो। दर्जनों से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े नेता जिनकी सदस्यता लोकसभा से या फिर विधानसभा से गई है, उसका पूरा एक उदाहरण भी सामने रखा। उन नेताओं के नाम भी सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से रखे गए कि आखिर क्या राहुल गांधी के लिए कोई अलग नियम होना चाहिए गांधी परिवार के लिए। और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार हमलावर है। सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, अहंकार से भरे हुए हैं। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के रवैये पर निशाना साध रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि लोकसभा में जो हंगामा जारी था उसकी वजह से जो सदन है उसे स्थगित कर दिया गया था 2 बजे तक के लिए। और अब यही जो वाक्य है हम रिपीट कर देते हैं, राज्यसभा के लिए भी, राज्यसभा की भी कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो पक्ष और विपक्ष का ये टकराव है वो लगातार देखने को मिल रहा है और गतिरोध की वजह से लोकहित और जनहित से जुड़े तमाम विधेयक जो हैं वो उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की आज बैठक हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के बाद वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 मई से 15 जून तक 1 महीने के लिए बीजेपी सरकार के 9 साल पूरा होने पर भाजपा विशेष अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित भी किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का उन्होंने जो काम किया आज, उसमें एक बड़ा विषय ये है कि 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे, सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद कहा कि पहले गुजरात और अब पूर्वोत्तर की जीत की तरह भाजपा के जीत के अभियान को और आगे बढ़ाना है। हमारा जो जीत हो रहा है, पहले गुजरात में हुआ, लास्ट जब फरवरी से के सेशन में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान रखा था। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद ये पहला बैठक है। तो ये भी जिक्र हुआ, जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज़्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं आज। तो यूको बैंक के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके लिए जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंची हुई हैं कोलकाता के दौरे पर। आइए सीधे चलते हैं वहां पर। बीरबहार हांसदा जी, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री सोमशंकर प्रसाद जी, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, जोहार। यूको बैंक के 80 वर्ष पूरी होने से जुड़ी उत्सव में आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस उपलब्धि के लिए यूको बैंक परिवार के सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज जब हम इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं तो मुझे दूरदृष्टा उद्यमी श्री घनश्याम दास बिरला जी का स्मरण कर रही हूँ और उनको नमन करती हूँ, जिन्होंने जनता की सेवा करने की दिशा में कार्यकारी मिशन के साथ इस बैंक की स्थापना की थी। मैं इस बैंक के सभी पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों को कड़ी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करती हूँ। ये सभी ग्राहकों की निष्ठा और सहयोग की भी सराहना करना ये अवसर बहुत उपयोगी है, जिन्होंने वर्षों से इस बैंक में अपना विश्वास बनाए रखा है। वर्ष 1943 में स्थापित यूको बैंक बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी और पथ प्रदर्शक रहा है। इस बैंक ने कृषि, उद्यम, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके हमारा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूको बैंक ने सरकार के अनेक योजनाओं और इनिशिएटिव जैसे धन जन योजना, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना तथा अटल पेंशन योजना में सहयोग करके देश की प्रगति में योगदान दिया है। यूको बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों और विकासशील वातावरण में अपनी स्थिति को बनाए रखा है तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाला है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि
बैंक ने अपनी कार्यक्षमता, ग्राहक सेवा और प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाया है। मुझे बताया गया है कि यूको बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों में शामिल है जिन्होंने निर्बाध डिजिटल लेन देन सुनिश्चित करने के लिए साउंड बॉक्स और QR कोड की सुविधा लागू करने की पहल की है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यूको बैंक की कुछ डिजिटल इनिशिएटिव को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। देवियों और स्वजनों, बैंकों की दो मूलभूत जिम्मेदारियां होती है। पहली जिम्मेदारी ये है कि उन्हें जनता के पैसे के संरक्षण के रूप में कार्य करना है। उनकी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उन्हें वर्तमान की बचत निधियों का उपयोग भविष्य के लिए एसेट क्रिएशन हेतु करना है। इन दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभाना हर बैंक के लिए एक चुनौती भी है। कभी कभी इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ जाने के कारण विश्व में विभिन्न भागों में चिंताजनक आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। सभी बैंक उन लाखों लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध और जो बैंक में अपनी बचत की राशि रखते हैं उनका विश्वास को जीतना है। मुझे विश्वास है कि यूको बैंक का प्रोफेशनल स्टाफ और सतर्क नेतृत्व इन जिम्मेदारियों का प्रभावी रूप में निर्वहन करेगा। देवियों और स्वजनों, फिनटेक से वित्तीय प्रबंधन का तरीका बदल रहा है। भारत में गरीबों द्वारा तथा दुर्गम क्षेत्रों में फिनटेक का उपयोग इस बात का प्रमाण है कि भारत की जनता ऐसी टेक्निक को खुले मन से अपनानी है जो उसे सशक्त बनाती है। इससे सामाजिक न्याय के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना भी संभव हो पाता है। आज के समय में यूपीआई के पूरे विश्व में सबसे सफल फिनटेक इनोवेशंस में से एक माना जाता है। डिजिटल इंडिया मिशन प्रभावी और पारदर्शी जन सेवा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने में बहुत सहायक है। महामारी के दौरान सरकार ने करोड़ों लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में धनराशि भेजे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यूको बैंक के पूरे देश में 3000 से अधिक शाखाएं हैं। बैंक द्वारा सिंगापुर और हांगकांग के 2 प्रमुख वित्तीय केंद्रों में भी शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यकर्ता वहां भेजा गया है और वहां काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे आज विभिन्न राज्य में स्थित यूको बैंक की 50 लाख शाखाओं का उद्घाटन करने का मौका मिला और इसीलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। मैं श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन और अनुसंधान केंद्र रायरंगपुर ओडिशा के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करने के लिए यूको बैंक के CSR इनिशिएटिव की सराहना करती हूँ। एक अध्यापक के रूप में जिस समय मैंने वहाँ बिताया वो मुझे सदैव याद रहेगा। मैं तो वहाँ अध्यापक थी, मेरे बेटी भी उसी इंटीग्रल स्कूल की छात्री थी जो 1 से 5 तक पढ़ती थी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आप लोगों का इस समारोह में मैं उपस्थित हो पाई हूँ क्योंकि मैं भी बैंक फैमिली की हूँ। क्योंकि इतिश्री की पिता बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे। अभी मेरे बेटी भी आपके बैंक का एक कर्मचारी है। देवियों और स्वजनों, मुझे विश्वास है कि यूको बैंक अपनी विरासत और साख को भविष्य में भी बनाए रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बैंक बदलाव और नवाचार को अपनाने हेतु अपने मूलभूत मूल्यों को
सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहेगा। मैं यूको बैंक के टीम को आगामी योजनाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मैं सभी स्टेक होल्डर से सफलता की कामना करती हूँ और लोगों का सहयोग की भावना से एक साथ मिलकर कार्य करने का आग्रह करती हूँ, जिससे ये बैंक सफलता की नई ऊंचाई को पहुँच पाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति का पश्चिम बंगाल दौरा, जहां वो यूको बैंक के 80 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में संबोधन दे रही थी। उन्होंने साफ तौर पर यूको बैंक को बधाई दी इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। जो कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा है उसको सलाम किया। जिन खाता धारकों ने इस बैंक में अपना विश्वास जताया उनको भी सराहा और साथ ही साथ ये कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार और तकनीक के लिहाज से यूको बैंक जो है वो लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद बैंकिंग फैमिली से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से बैंकिंग की जो प्रणाली है अगर वो सुदृढ़ है तो आर्थिक प्रगति में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसका जिक्र उन्होंने किया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत रुक करते हैं। अब अन्य खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय का अपमान करने के लिए एक बार फिर निशाना साधा। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने राजनीतिक बौखलाहट में प्रधानमंत्री मोदी के अपमान को देश के अपमान में बदल दिया है। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की छवि पर प्रहार करने के लिए देश विदेश और संसद से झूठ बोला। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने राष्ट्रपति का भी अपमान किया। क्या यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर
महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुणे में आयोजित भारत अफ्रीका सेना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अफ्रीका आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की चुनौतियों का सामना करते हैं, जो कि विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बाधाएं आती हैं। उन्होंने कहा, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में आपसी सहयोग और क्षमताओं को मजबूत करना 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अफ्रीका के साथ सहयोग के 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। इसके साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रक्षा सहयोग को रेखांकित किया। One of the most important areas of cooperation has been in the field of defense and security, where the two regions have been working together to promote peace and stability. The Indian Armed Forces have traditionally been connected with their African counterparts. Cooperation in the field of training continues till date, as nearly 200 African trainees subscribe to our courses annually. This year, we have offered a total of 1,172 Army, Navy and Air Force vacancies on training courses to our partner nations in Africa. The Indian Army has also deployed short-term mobile training teams to meet specific requirements of our partner nations in Africa. सेना प्रमुख ने कहा कि ये सम्मेलन अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग स्थापित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। I am sanguine that the Indian defense industry can contribute towards building the capacity of African defense industries, as also create opportunities for Indian companies to expand their reach in the region. Collaborative approach in defense manufacturing will be a win-win situation for India-Africa cooperation. I am hopeful that the conclave and AF-Index would be a landmark event in improving India-Africa defense relations. Together, we can overcome any challenge and create a better world for ourselves and for our future generations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में भाजपा के नए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम भाजपा मुख्यालय के सामने बनाया गया है। इसे पार्टी की बड़ी बैठकों और कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री दिल्ली भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो कि पार्टी मुख्यालय से कुछ ही दूर बनाया जाएगा। बात G20 की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज से 2 दिनों के लिए G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी बैठक का विषय कल के शहरों का वित्त पोषण, समावेशी, लचीला और टिकाऊ रखा गया है। इस बैठक में भविष्य के शहरों के निर्माण की दिशा में होने वाले निवेश को बढ़ावा देने और समग्र विकास के लक्ष्यों को हासिल करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सदस्य देश अपने अनुभवों को साझा करेंगे, साथ ही सामूहिक भागीदारी पर मंथन होगा। ये 2 दिवसीय बैठक भारत की वार्षिक G20 अध्यक्षता का एक हिस्सा होगी, जो सितंबर में नई दिल्ली में शिखर स्तरीय बैठक के साथ खत्म होगी। पहली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में जनवरी में आयोजित की गई थी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में आज से शुरू हो गई। इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने के उद्देश्य से G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि चर्चाओं में शामिल हैं। बैठक के पहले दिन आज व्यापार वित्त विषय वस्तु पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसके 2 पैनल चर्चाओं में व्यापार वित्त की कमी को दूर करने में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका और कैसे डिजिटल तंत्र और फिनटेक समाधान व्यापार वित्त तक पहुंच को
सुधार सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ट्विक बैठक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 2 कार्य सत्रों में ट्विक के प्राथमिकता वाले मुद्दों, विकास, समृद्धि के लिए व्यापार करना और लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स के निर्माण पर भी चर्चा की जाएगी। खबर उत्तराखंड से, जहां G20 शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन आज से नैनीताल जिले के रामनगर में होगा। इसमें लगभग 70 विदेशी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। रामनगर के G20 समिट में महामारी और रोग नियंत्रण से निपटने, वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों में समन्वय, विविधता और समावेशी विज्ञान समेत टेक्नोलॉजी के संबंध में निरंतर कार्रवाई जैसे मसलों पर मंथन होगा। रामनगर में G20 समिट के मद्देनजर उत्तराखंड की संस्कृति को सड़कों के किनारे दीवारों पर उकेरा गया है। प्रतिनिधियों को उत्तराखंड का पारंपरिक भोजन परोसा जाएगा। साथ ही 30 मार्च को प्रतिनिधि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण पर भी जाएंगे। पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में जारी है। आज दूसरे दिन की शुरुआत गांधीनगर में प्रतिनिधियों के योग अभ्यास के साथ हुई। पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक में कल पहले दिन सदस्य देशों ने जल संसाधन प्रबंधन की श्रेष्ठ पद्धतियों पर प्रस्तुति दी। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में जारी है। बैठक के दूसरे दिन रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने अपना उद्घाटन भाषण वो देंगी और महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र पर 3 दिवसीय बैठक कल से शुरू हुई है। पहले दिन G20 के सदस्य देशों ने जल संसाधन प्रबंधन को लेकर अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुतियां दी। जल शक्ति मंत्रालय में विशेष सचिव देवश्री मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा, समग्र रूप से जल संसाधनों का प्रबंधन किसी देश के विकास के लिए बेहद अहम है। इसका अर्थ एक ऐसे विश्व से है जहां पर्याप्त जल हो। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग देने और जानकारी साझा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता इसके सदस्य देशों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, सफल कार्यक्रम और जल संसाधनों के क्षेत्र में नवाचार को समर्थन देती है। ये बैठक भूमि क्षरण रोकने, परिस्थिति तंत्र की बहाली में तेजी लाने, बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के साथ साथ एक टिकाऊ और जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर केंद्रित है। गांधीनगर में बैठक के पहले दिन प्रतिनिधियों ने भारत के जल प्रबंधन वाले प्रमुख स्थलों का दौरा किया। प्रतिनिधि ऐतिहासिक अडालज वाव भी पहुंचे, जो भारत की प्राचीन जल प्रबंधन व्यवस्थाओं को दर्शाता है। इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने साबरमती साइफन का भी दौरा किया, जो भारत के इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करता है, क्योंकि नर्मदा नदी का पानी नदी के तल के नीचे बनी एक विशाल सुरंग से होकर बहता है। इसके अलावा प्रतिनिधियों ने साबरमती एस्केप का भी दौरा किया। अहमदाबाद की यात्रा साबरमती रिवर फ्रंट के बिना पूरी नहीं होती, जो रिवर फ्रंट के साथ सतत विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज के MP MLA कोर्ट का फैसला आज आना है। इसके लिए माफिया सरगना अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा में गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया। अतीक के अलावा बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाया गया है। आज सुबह 11 बजे MP MLA कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। प्रयागराज के जिला बार एसोसिएशन ने बताया कि आज अतीक वाले मामले के अलावा किसी और मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी। इसके अलावा मसले पर फैसले की तारीख भी मुलतवी नहीं की जाएगी और मंगलवार को कोर्ट इस पर अपना निर्णय देगी। अतीक अहमद पर साल 2006 में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल को अगवा कर धमकाने और मारने पीटने का आरोप है। बीते दिनों प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। अतीक इस मामले में भी नामजद आरोपी है। अतीक अहमद का भाई अशरफ भी इसी मामले में आरोपी है। वह उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद था। कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस उसे भी प्रयागराज लेकर आई। इस बीच पुलिस ने प्रयागराज में उमेश पाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है।
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सचिवालय के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई करेगा। हत्या के प्रयास के एक मामले में 11 जनवरी को सुनवाई अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने वाली अधिसूचना को वापस नहीं लिया। एनसीपी नेता ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और अब एक नजर कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1573 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही दैनिक संक्रमण दर 1.30%। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 10,981 तक पहुंच गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1573 नए मरीज। बीती रात करीब 10:30 बजे भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को अमृतसर सेक्टर के बीओपी राजाताल में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की हरकत का पता चला। तुरंत कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को निशाना बनाकर गोलीबारी की। आज सुबह तलाशी के दौरान जवानों ने काले रंग का एक ड्रोन बरामद किया। इसके साथ एक बैग भी था जिसमें एक बड़ा पैकेट और एक छोटी टॉर्च मिली है। खबर ले से जहां आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। आज सुबह 10:47 पर आए भूकंप की गहराई 105 किलोमीटर मापी गई। निर्वाचन आयोग की टीम असम में निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के संबंध में राज्य के दौरे पर है। आज भी निर्वाचन आयोग की टीम इस सिलसिले में अलग अलग हितधारकों से मुलाकात करेगी। इससे पहले कल राज्य के कई राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ बातचीत की गई और निर्वाचन आयोग को निर्वाचन क्षेत्र के पुनः निर्धारण के बाद अपनी चिंताओं से अवगत कराया गया। निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय दल ने कल राज्य के 55 सामाजिक समूहों और संगठनों से बातचीत की। वहीं 10 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की अगुवाई ने भी चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात कर अपने विचार रखे। प्रदेश भाजपा पार्टी ने गुवाहाटी में होटल रैडिसन ब्लू में चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। मंत्री अशोक सिंघल के अगुवाई में प्रदेश भाजपा की एक टीम ने आज चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस, माकपा सहित अन्य दलों ने भी चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात की और अपने अपने ज्ञापन सौंपे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया कि वो चुनाव आयोग से नहीं मिलेगी। कारण, पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आयोग ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस आयोग से मिलने नहीं गई। भारत के आग्रह पर नेपाल सरकार ने चरमपंथी समर्थक और भगौड़ा घोषित अलगाववादी अमृतपाल सिंह को अपने देश की निगरानी सूची में डाल दिया। भारत ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया था कि वे अमृतपाल को किसी तीसरे देश में भागने की अनुमति ना दे और यदि वह भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भागने का प्रयास करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। नेपाल की आव्रजन विभाग के सूचना अधिकारी कमल प्रसाद पांडे ने इसकी पुष्टि की। नेपाली अधिकारी के अनुसार भारतीय एजेंसियों ने अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की आशंका व्यक्त की है। कमल प्रसाद पांडे ने बताया कि इस संबंध में भारतीय दूतावास से एक लिखित नोट और अमृतपाल के पासपोर्ट की एक कॉपी भेजी गई है। भारत के आग्रह को देखते हुए नेपाल के हवाई अड्डे और अन्य निकासी मार्गों को अलर्ट कर दिया गया। और अब बात डीडी न्यूज की शुरू की गई विशेष श्रृंखला हमारे पद्म को लेकर। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलाएंगे थमाटे वाद्य यंत्र वादक नाडोजा पिंडी पापनहल्ली मुनि वेंकटप्पा से, जिन्होंने प्राचीन लोक कला को बढ़ावा देने में सराहनीय भूमिका निभाने के लिए पद्मश्री का सम्मान हासिल किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये धुन है एक वाद्य यंत्र तमटे की, एक तरह का हाथ से बजाया जाने वाला ड्रम जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्धि दिलाई है।
कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले के पिंडी पापनहल्ली गांव के कलाकार 77 वर्षीय मुनि वेंकटप्पा ने, जो 60 सालों से इस वाद्य की धुनों को लोगों के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वयं मात्र चौथी कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन अपने पिता से सीखी इस कला को अत्यंत पारंगत स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः तमटे कलाकार 5 से 6 ताल ही प्रयोग करते हैं, लेकिन मुनि वेंकटप्पा 33 से अधिक ताल का प्रयोग करते हैं। इस पारंपरिक वाद्य में नवाचार के अनूठे रंग पिरोते हैं। ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು 17 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪಾಪಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇನ್ನು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳು, ವೆಂಟಾಣಿಗೆ ಹೋಗೋದು, 6 ಆನೆ ಕೊಡೋರು, ಭತ್ತ $1 ಕೊಟ್ಟರು, ಹಿಂಗೆ ದೇವ್ರ ಉತ್ಸವ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಮೈ ಅಂಟಿತು. ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಆದ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಸ್ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಡೋಜ ಆಯಿತು. ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಸಾಲಿನ ನಮಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು. कला के प्रति प्रेम ही है कि मुनि वेंकटप्पा तमटे के साथ साथ ताशे, डोलू, लोक वाद्य बजाने में भी पारंगत हैं। 13 कलाकारों का समूह बनाकर इसे मेलों, त्योहारों, विशेष आयोजनों में जब प्रस्तुत करने लगे तो लोगों को भी इस मधुर वाद्य के विषय में जानकारी होने लगी और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया। जिन लोगों ने सही मायने में ओवर द जनरेशंस और अपनी पूरी लाइफ में हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट किया है, उनको ऑनर करना पद्मा अवार्ड से, मुझे लगता है ये एक हमारे आर्ट और कल्चर की खासतौर पर बात करूं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। मुनि वेंकटप्पा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें पद्मा पुरस्कार से नवाजा गया है और ये बहुत बड़ी बात है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 50 इयर्स से ज्यादा का उनका परफॉर्मेंस कैरियर रहा है, जिसमें उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत फैलाया है, लोगों के बीच में लाया है। उसकी पॉपुलैरिटी में, उसके प्रमोशन में, प्रोपगेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तमटे वाद्य दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक प्रचलित है। माना जाता है कि इसका आरंभ पुराने मैसूर में हुआ। हालांकि ये वाद्य यंत्र पहले केवल अनुसूचित जाति वाले ही बजाते थे, लेकिन मुनि वेंकटप्पा इस सोच के बावजूद इस कला का अगली पीढ़ी तक प्रसार करने के लिए अन्य युवा और उभरते कलाकारों को इसमें प्रशिक्षित करते हैं। मुनि वेंकटप्पा ने विदेशों में जाकर भी इस कला से दर्शकों को रूबरू कराया और सराहना बटोरी। तमटे वादक नदोजा पिंडी पापनहल्ली मुनि वेंकटप्पा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद अगले संसद सत्र तक नियोजित न्यायपालिका सुधार को स्थगित करने पर सहमति जताई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने योजना के खिलाफ 2 दिनों के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद ये घोषणा की। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित अपने संबोधन में इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि वह विवादास्पद सुधार पर फैसले के लिए खुद को और अपने राजनीतिक विरोधियों को समय देना चाहते हैं।
इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि ये स्पष्ट, गंभीर और जिम्मेदार चर्चा का समय है, जिसे की वजह से अवश्य अब आक्रोश जो है वो कम होगा। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के तुरंत बाद देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन के प्रमुख ने कहा कि वो तुरंत हड़ताल वापस ले लेंगे। अमेरिका के नैशविले के एक निजी क्रिश्चियन प्राथमिक स्कूल में कल हुई गोलीबारी में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में संदिग्ध को भी ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि महिला शूटर की उम्र 19 साल से कम। पुलिस ने बताया कि हमलावर के पास कम से कम 2 असॉल्ट राइफल्स और एक हैंडगन थी। अस्पताल के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक द कॉन्वेंट स्कूल के तीनों बच्चे गोली लगने से घायल हुए। उन्हें मॉनरो कैरल जूनियर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गोलीबारी के दौरान स्कूल में नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा तक के लगभग 200 छात्र मौजूद थे। हमले का शिकार हुए स्कूल का नाम वाचा स्कूल बताया जा रहा है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। साथ ही कांग्रेस से घातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई है। अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएस निमित्स दक्षिण कोरिया के बुसान शहर पहुंच गया। यूएसएस निमित्स ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास किया। इसका मकसद सैनिक क्षमता को मजबूत करना, ताकि हमलों के दौरान अपने सहयोगियों की मदद की जा सके। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर कोरिया हाल ही के सप्ताहों में अपने सैन्य परीक्षणों में तेजी ला रहा है। खबर पेरू से, जहां बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खेप को बरामद किया गया। पेरू के अधिकारियों ने 2 टन से ज्यादा कोकीन को जब्त किया। इन मादक पदार्थों की बरामदगी पेरू के सबसे बड़े बंदरगाह एल कैलाओ के गोदाम में हुई। अधिकारियों के अनुसार इन मादक पदार्थों को समुद्र मार्ग के माध्यम से तुर्की भेजा जा रहा था। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तीसरी पीढ़ी के लेपर्ड 2 टैंकों की पहली खेप यूक्रेन भेजी गई। यूक्रेन को 18 अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक सौंपे गए हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये टैंक युद्ध के मोर्चे पर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस बीच यूक्रेन की स्थानीय मीडिया ने खबर दी कि ब्रिटेन से भी चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन पहुंचे हैं। यूक्रेन पिछले काफी समय से अत्याधुनिक हथियारों की मांग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि उन्होंने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। IAEA के प्रमुख ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि मुलाकात के दौरान संयंत्र और उसकी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रोसी ने यूक्रेन के परमाणु कार्यक्रम के लिए IAEA का पूर्ण समर्थन दोहराया। खबर हंगरी से, जहां की संसद ने नाटो सैन्य गठबंधन में फिनलैंड के शामिल होने के प्रयास को मंजूरी दी। इसके साथ ही फिनलैंड नेटो के पूर्ण सदस्य बनने के एक कदम और करीब पहुंच गया। हंगरी में 182 सांसदों ने फिनलैंड के प्रयास के पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल 6 ने इसके खिलाफ वोट दिया। हंगरी की स्वीकृति के बाद तुर्की अब नेटो के 30 सदस्यों में से एकमात्र सदस्य है जिसने फिनलैंड के सैन्य गठबंधन में शामिल होने को मंजूरी नहीं दी। सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों की स्वीकृति आवश्यक है। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। यूरोप के अल्बानिया में आयोजित किए जा रहे वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत ने 9 पदक अपने नाम किए। इस प्रकार भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक कुल 14 पदक अपने खाते में डाले। 55 किलो पुरुष भार वर्ग में खेलते हुए भारत के KN तोमचाउ मेताई स्नैच ने इवेंट में 103 किलो और क्लीनर और जर्क इवेंट में 131 किलो का भार उठाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रकार कुल 234 किलो का वजन उठाकर उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया और एक कांस्य और 2 सिल्वर पदक भारत की झोली में डाले। वहीं 45 किलो महिला भार वर्ग में भारत की आकांक्षा ने स्नैच ने इवेंट में 68 किलो का वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि क्लीन और जर्क इवेंट में अस्मिता धोने ने 83 किलो का भार उठाकर तीसरा स्थान लिया।
और रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि जामिया हिंसा मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 में से 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस वक्त की बड़ी खबर हम ट्रैक कर रहे हैं, इसमें इमाम तन्हा, सफूरा जगर और शर्जील इमाम भी शामिल हैं। हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप तय किए। 2 अन्य को आरोप मुक्त करने के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। 9 लोगों के खिलाफ दंगा करने, गैर कानूनी रूप से जुटने समेत अन्य आरोप तय किए गए। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टव्य ये है कि वीडियो में जो नजर आ रहे हैं, साकेत कोर्ट ने मामले में 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि जामिया मामले से जुड़ी हुई है, उस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ गए हैं। तो विकास, जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 में से 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, बड़ा फैसला। विकास, तो बड़ी खबर इस वक्त की कि जामिया हिंसा मामला जो था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 में से 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इनमें इमाम तन्हा, सफूर जगर और शर्जील इमाम शामिल हैं। हाईकोर्ट ने जो आईपीसी की धाराएं लगाई हैं उनके तहत आरोप तय किए गए, जिसमें 143 धारा, 147, 149, 186, 353 शामिल हैं। 2 अन्य को आरोप मुक्त करने का जो फैसला है उसे अभी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। तो 9 लोगों के खिलाफ दंगा करने, गैर कानूनी रूप से जुटने के साथ साथ अन्य आरोप तय किए गए। विकास, जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 में से 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। बड़ा फैसला मान सकते हैं कोर्ट की तरफ से इस मामले में। कोर्ट का आदेश था, उसमें ये कहा गया था कि इन्होंने चाहे बयानबाजी की, भाषण दिए, लेकिन ये खुद हिंसा में शामिल नहीं थे, इसीलिए कई सीरियस जो थे वो ड्रॉप कर दिए थे साकेत कोर्ट ने। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी मटेरियल उपलब्ध है उससे स्पष्ट है, उससे साफ दिखता है कि शर्जील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ तन्हा, ये लोग न केवल भाषणबाजी कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, बल्कि ये एक्टिवली उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने पुलिस के साथ हिंसा की। पुलिस पर जी विकास, उसमें ये सक्रिय रूप से शामिल थे, इसीलिए जो भी सेक्शंस साकेत कोर्ट ने ड्रॉप किए थे उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बहाल करा है और उसके तहत इनके ऊपर आरोप तय किए हैं। तो ये अभी तक शर्जील इमाम को इस मामले में राहत मिलती रही थी निचली अदालत से, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस राहत को हटाते हुए उसने ये कहा है कि वो सक्रिय रूप से इस हिंसा में शामिल था और इसको जो भी मटेरियल उपलब्ध है उसको देखते हुए ये स्पष्ट नजर आता है कि इसने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, शांति भंग की। जी विकास, साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि आरोपी स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट की भीड़ की अगुवाई कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नजर आए, और ये तर्क भी दिया कोर्ट ने कि शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है, हिंसक गतिविधि और हिंसापूर्ण भाषणों को संरक्षण नहीं मिल सकता। कोर्ट ने, जस्टिस एस.के. शर्मा ने बिल्कुल साफ किया है कि ये लोग जो हिंसा में शामिल थे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे थे, इनको सिर्फ माउथ पीस की तरह देख करके नहीं छोड़ा जा सकता कि ये केवल अपनी बातें रख रहे थे या एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। ये एक हिंसक भीड़ को लीड कर रहे थे, उकसा रहे थे। इन्होंने इस तरह की बयानबाजी तो की ही की, उसके अलावा खुद एक्टिवली बैरिकेड को गिराना, पुलिस के साथ संघर्ष करना, ये सारी चीजें पुलिस ने जो भी मटेरियल रखा है कोर्ट के सामने उससे साफ दिखता है। दिसंबर 2019 की घटनाएं, जैसे हम याद करें कि जामिया इलाके में। चलिए विकास, आपके पास वापस आऊंगी। बड़ी खबर हम ट्रैक करें कि जामिया हिंसा मामले में जो 11 आरोपी थे उसमें से 9 पर आरोप तय किए गए, 2 पर अभी फैसला आना बाकी है।